हेलो। वो बैंड वाले नहीं होते, वैसे ही तो करते हैं। हेलो, हड़ी 1 2 पेश करते हैं। पहले तो तुम ये बताओ कि तुम्हारी हालत कैसी है। मैंने सुना बहुत लंबी जंग लड़ रहे हो तुम। सब तुम्हारे कर्मों की सजा है। नहीं, बीच में अपने आप ही कर लेंगे अपन। यस, चलिए। तो 1857 की क्रांति, एरिनपुरा में विद्रोह कंप्लीट हो गया था। एरिनपुरा के आगे अपन विद्रोह के बारे में बात करते हैं। आवाज नहीं आ रही, थोड़ी देर बिल्कुल शांत हो जाओ। अरे ये रूम तो बहुत जोरदार रूम है। तो अभी रुक जाओ तुम, अभी सब करवा देते हैं अभी। हाँ, कहाँ चले? वही अपनी पुरानी यादें हैं। तो मेरी आवाज अच्छी हो भी तो, अच्छी आने के लिए अच्छी होनी भी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी भाई। बेस कम कर दो, ठीक है ना? हाँ जी, चलिए भाई, अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग यहाँ पर। अब हम जो यहाँ पर बात करेंगे वो कोटा के विद्रोह के बारे में बात करते हैं। कोटा के विद्रोह के बारे में बात करें, अब तक अपन ने जितने भी विद्रोह पढ़े हैं ना, आप देखिएगा, चाहे अपन ने वो आपके नसीराबाद में पढ़ा होगा, चाहे वो आपके नीमच में पढ़ा होगा, चाहे वो विद्रोह हमने आपके एरिनपुरा में पढ़ा होगा, तीनों ही विद्रोह आपके कहीं ना कहीं छावनी के अंदर हुए हैं। मतलब कि वो विद्रोह आपके सैनिकों द्वारा किए गए हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें, कोटा का जो विद्रोह है ये आपकी जनता द्वारा किया गया। मतलब कि ये एक प्रकार का कैसा विद्रोह था? अगर आपसे पूछे परीक्षा के अंदर कि राजस्थान में एकमात्र जन विद्रोह कहाँ पर हुआ, तो आपका उत्तर क्या होगा? और ध्यान रख लेना, जब हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ते हैं ना, तो भारतीय इतिहास के अंदर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो वो लोग भी केवल एक ही विद्रोह को शामिल करते हैं अपने राजस्थान में, और वो कोटा के विद्रोह को शामिल करते हैं। बाकी जगह तो वो लोग भी कहते हैं कि बाकी तो ये केवल घटनाएं थी। क्रांति अगर वहां कहीं पर हुई तो वो आपके कहां पर मानी जाती है? तो ये ध्यान रखना कि कोटा के अंदर आपके एकमात्र क्या होता है? जन विद्रोह। सबसे पहली बात, अब कोटा के अंदर उस समय अगर हम बात करें कि शासक कौन थे, तो कोटा के उस समय शासक थे, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, महाराव राम सिंह सेकेंड। बोलो कौन हो जाएंगे? तो कोटा के अंदर जो आपके शासक थे उनका नाम था महाराव राम सिंह सेकेंड, ये ध्यान रखना। और कोटा के अंदर जो आपके पॉलिटिकल एजेंट था वो आपके था बर्टन। ये तो अपन ने याद कर रखा है कि कोर्ट में हमेशा क्या होते हैं? बटन होते हैं। तो ये ध्यान रखना, कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम क्या था? बर्टन। अब साहब 14 अक्टूबर की बात थी कि 14 अक्टूबर के दिन है, और ये जो बर्टन है इनकी मुलाकात किससे होती है? राम सिंह सेकंड से मुलाकात हुई। और जब इनकी मुलाकात राम सिंह सेकंड से हुई तो बर्टन ने इनको एक सलाह दी कि बोले जितने भी अंग्रेज विरोधी अधिकारी हैं, जो आपके गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, उनको आप तुरंत क्या कर लें? अरेस्ट कर लें। तो ये ध्यान रखना कि भैया बर्टन ने राम सिंह सेकंड को ये सलाह दी कि ऐसे अधिकारी जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और वो अंग्रेजों का विद्रोह करते हैं तो उन्हें तुरंत क्या कर लिया जाए? अरेस्ट कर लिया जाए। ये खबर बाहर लीक हो गई, और जैसे ही बाहर लीक हुई, और वो दिन था आपके 15 अक्टूबर का। 15 अक्टूबर के दिन, और इस क्रांति का जो नेतृत्व किया यहाँ पर एक तो जयदयाल, बोलो क्या नाम?
एक तो जयदयाल था जो कि पेशे से वकील था, और ध्यान रख लेना एक आपके थे मेहराब खां, एक आपके कौन हो जाएंगे, मेहराब खां। और ये जो आपके मेहराब खां है ये आपके रिसालदार थे। रिसालदार मतलब कि एक प्रकार से रेवेन्यू से रिलेटेड अधिकारी होता है, राजस्व से रिलेट करता अधिकारी होता है। तो ये ध्यान रखना, एक नाम तो आपके जयदयाल आ जाएगा और एक नाम आपके किसका आ जाएगा, मेहराब खां। तो साहब इन दोनों ने यहां पर क्रांति की पहल करी और जनता को जगाया कि बोले साहब इन अंग्रेजों को यहां से भगाना पड़ेगा। तो अंग्रेजों को भगाने की बजाय जनता ने सबसे पहले तो इस बर्टन की हत्या कर दी। बर्टन को मारा जो मारा, चलो कोई बात नहीं भैया। इसके दो पुत्र थे, एक का नाम था फ्रैंक और दूसरे का नाम था ऑर्थर। इन फ्रैंक एवं ऑर्थर इन दोनों की भी हत्या कर दी गई भैया, ध्यान रखना, इनकी भी हत्या कर दी। जब इनकी हत्या करी तो दो अंग्रेज अधिकारी बीच में आ गए। ये सर्जन थे वैसे उस समय, डॉक्टर सैडलर, ध्यान रखना, ये एक तो डॉक्टर सैडलर और एक का नाम था डॉक्टर कांटम। ये आपके प्रथम श्रेणी व्याख्याता परीक्षा में पूछे गए थे ये दोनों नाम। हम लोग क्या करते हैं, केवल बर्टन याद करके एग्जाम में चले जाते हैं, जबकि प्रथम श्रेणी व्याख्याता परीक्षा के अंदर आपके सैडलर और कांटम नाम दिए गए और प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से और विद्रोहियों द्वारा कोटा में किसकी हत्या की गई। और ये ध्यान रखना आप लोग, उसके अंदर उन्होंने एक तो बर्टन का नाम दिया, एक सैडलर का, एक कांटम का, एक अलग से नाम दिया, फिर ऑप्शन बना के दिए 1 तथा 2, 1 2 3, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि यहां पर टोटल कितने लोगों की हत्याएं की गई, 5। नंबर 1 कौन, बर्टन। नंबर 2 फिर बर्टन के दो पुत्रों के नाम फ्रैंक और ऑर्थर, इन सब की हत्या कर दी गई। और इतना ही नहीं, अंग्रेजों को दिखाने के लिए और एक भाला तैयार किया गया और इस भाले के ऊपर इस बापड़े बर्तन जो बर्टन है इसका सिर लगा दिया गया और पूरे कोटा में घुमाया गया। बोले अंजाम यही होगा अगर हमसे और तुमने ऐसे गिरफ्तारियों की बात करी तो ये ध्यान रख लेना, ये अंग्रेजों के लिए एक खुला चैलेंज था कि भैया उसके जो भाले के ऊपर बर्टन के सिर को लगा करके और पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। अब साहब जयदयाल और मेहराब खां दोनों मीटिंग करने बैठे। बोले यार इतनी जगह पर क्रांति हुई है और इतनी जगह पर क्रांति हो कैसे फेल कैसे हो गई। बोले साहब हर जगह और राजाओं ने अपनी ऐसी तैसी करवाई, ठीक है ना, हर जगह समस्या राजाओं ने ही खड़ी करी। तो बोले एक काम करते हैं अपन राम सिंह सेकंड को और पकड़ लेते हैं। बोले इन्होंने राम सिंह सेकंड को पकड़ करके और सीधे कोटा दुर्ग में नजरबंद कर दिया। बोले अंकल आज से आप यही रहेंगे, नजरबंद कर दिया। बोले साहब मतलब कि कैद करके रखा गया। राम सिंह सेकंड ने कहा यार मेरी क्या गलती, बोले मेरे को काहे को तुम नजरबंद करके बैठे हो। बोले गलती आपकी नहीं है, आपके पहले वालों ने बड़ी गलतियां करी है और वो हम भुगते हैं, इससे पहले हम आपको ही और अरेस्ट कर लेते हैं। राम सिंह सेकंड का बोले विद्या कसम मैं कुछ ही नहीं कर रहा, तुम मेरे को तो जाने दो यार भाई। बोले नहीं, करने से पहले एक बार हम सचेत हो जाएं, हमें पता आप कुछ नहीं कर सकते लेकिन फिर भी यहाँ रहने में क्या दिक्कत है, आप क्या दिक्कत है बताओ, आपको 2 टाइम खाना चाहिए हम देंगे ना, ठीक है ना। बस यही तो एक भाई अभी कुछ दिनों तक आपको रानी सा से दूर रहना है, उसमें क्या ही दिक्कत है। बोले तो बोले साहब, बोले आप चुपचाप यहाँ पड़े रहिए साहब। राम सिंह सेकंड ने कहा बोले एक काम करो, चलो मैं यहाँ रह जाऊंगा लेकिन मेरे को मिलाओ तो सही। बोले एक बार और मथुराधीश मंदिर से आप महंत हैं कन्हैयालाल गोस्वामी, तो ये ध्यान रखना मथुराधीश मंदिर के महंत जिनका नाम क्या था, ये पुजारी थे उस मंदिर में। आप लोगों ने जब कल्चर पढ़ी तो आपने अभी खैर वो संत संप्रदाय पढ़ा क्या, नहीं पढ़ा, तो ये ध्यान रखना आप लोग पढ़ेंगे कि वल्लभ संप्रदाय की कोटा में भी एक पीठ है जिसको मथुरेश या मथुराधीश कहते हैं और उसी मथुराधीश मंदिर के पुजारी जो थे उनका नाम था कन्हैयालाल गोस्वामी। और ये जो आपके कन्हैयालाल गोस्वामी है, बोले एक बार आप इनको बुलवा दो। बोले सब ठीक है ना, तुम्हारे लिए एक एक एसी अभी बुक करवाता हूं और तुम्हारे साथ ही भेजूंगा उसको मैं, ना। अरे तुम एक चीज सोचो, पढ़ाने वाले को भी नहीं लग रही ना, यहां कौन से, यहां तो पंखा और नहीं है। हाँ चलिए तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, वैसे ही 1857 क्रांति है तो तुम चाहे कितनी एसी लगवा लो गर्मी रहेगी। चलिए हाँ, उधर कॉर्नर सीट, इधर ध्यान देना है ना। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि बोले एक बार कन्हैयालाल गोस्वामी जी को बुलवा दीजिए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। कन्हैयालाल जी को बुलवाया गया। कन्हैयालाल जी को कहा बोले महाराज इन विद्रोहियों से आप ही समझौता कराओ, आपकी बात को वैसे ही कोई नहीं टालता। कन्हैयालाल जी ने कहा चलो मैं बात करता हूँ। जयदयाल और मेहराब खां को बुलाया गया। बोले राजा साहब से जो चाहिए वो मांग लो, इन बापड़ों को अंदर कैद करके रखा है, थोड़ी होता है, अपने अंधाता है ये,
ऐसे पकड़ के थोड़ी रखते हैं। जयदयाल ने कहा चलो ठीक है तो फिर हम छोड़ देते हैं इनको, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, हमारी कुछ 9-1 मांगे हैं, वो ये मान ले तो हम कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो बताओ, बोले तुम्हारी क्या मांगे हैं। अपने इतिहासकारों ने 2 मांगों को विशेष कर माना और 2 मांगे अपन यहाँ पर देखते हैं। बोले एक तो बोले साहब उस दिन 15 अक्टूबर के दिन है ना, एक तो हमारे बर्टन की हत्या हो गई थी, फ्रैंक की हो गई थी, ऑर्थर की हो गई थी, सैडलर को मार दिया था, कांटम को मार दिया था। ये लेटर है, इस लेटर में लिखा हुआ है कि इन सभी हत्याओं की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, साइन करें महाराज। राम सिंह ने बावड़े हो बोले तुम यार, बोले ऐसे कैसे जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लूं, दिमाग खराब है। वो अंग्रेज लपका ही देंगे 2 ही मिनट में मेरे को। बोले ठीक है तो फिर आराम से पड़े रहो अंदर। राम सिंह जी का लाओ लेटर इधर दो बोले, और फिर साइन करके पकड़ाए। बोले पहली मांग तुम्हारी पूरी, और बताओ क्या चाहिए। बोले कल को आपको हम छोड़ देंगे, आप बाहर निकलते इस लेटर को खारिज कर दोगे, हमें पता है। तो आप एक काम करो, कोटा का जो प्रशासन है ना वो आप जयदयाल के हाथों में दो, जयदयाल को बनाओ आप कोटा का प्रशासक। बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, फिर मैं क्या झुंझुना बजाऊंगा। बोले महाराज देख लो, आपको अगर बाहर आना है तो ये काम तो आपको करने ही पड़ेंगे। फिर बोले साहब बाहर आना है ना तो ये काम तो आपको करने ही पड़ेंगे। बोले साहब तो साहब कन्हैया लाल जी इनका, बोले महाराज कर दो, रम्मात खत्म करो, एक बार बाहर आओ फिर देख लेंगे बाद में क्या करना है। तो तुरंत बोले लाओ चलो लेटर दो, साइन कर दिए साहब। कन्हैया लाल जी इनका अब तो बाहर निकालो। बोले आप कहाँ पचड़े में पड़ते हो, आप अपनी पूजा करो जाकर चुपचाप, ठीक है ना, थोड़े दिन रहेंगे हम अपने आप ही निकाल देंगे। राम सिंह का बोले भले आदमी साइन भी करवा लिए और बाहर भी नहीं आने दे रहे, ठीक है ना। तो बोले इसीलिए तो अपने वकील कहते हैं। तो बोले साहब इनको मना कर दिया, बोले हम आपको बाहर नहीं निकाल सकते। इधर जब इस बारे में अंग्रेजों को पता लगा तो अंग्रेजों ने सर्च किया कि कौन ऐसा आदमी है जो बोले राम सिंह जी को छुड़ा के ला सकता है। तो राम सिंह जी के रिश्तेदार थे करौली वाले, और जो करौली के शासक थे उनका नाम था मदन पाल। बोलो क्या नाम। आप ये फैक्चुअल क्वेश्चन ध्यान रखना आप मैन, करौली के शासक कौन थे, मदन पाल जी का। आप मेरे को तो जिम्मेदारी, मैं कोटा को भी खाली करवा दूंगा विद्रोहियों से 2 ही मिनट में, और बोले साहब मैं राम सिंह जी को भी छुड़ा के ले आऊंगा। मदन पाल को ये जिम्मेदारी दी गई। मदन पाल जी गए अपने आराम से वहां और जाकर के, और राम सिंह सेकंड को तो बचा लाए लेकिन कोटा को विद्रोहियों से मुक्त नहीं करवा पाए। फाइनली 30 मार्च का वो दिन था, और 30 मार्च के दिन और अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम जनरल रॉबर्ट्स, बोलो क्या नाम था, जनरल रॉबर्ट्स, इन जनरल रॉबर्ट्स ने कोटा को विद्रोहियों से मुक्त करवाया। आई बात समझ में। और ये ध्यान रखना जयदयाल और मेहराब खां को पकड़ लिया गया और इनको फांसी दे दी गई। 1857 की क्रांति के दौरान एकमात्र मुस्लिम जिसे फांसी की सजा हुई कौन थे, मेहराब खां। बोलो कौन थे, मेहराब खां। समझ में आई बात यहां पर। तो ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। प्रश्न क्या क्या बने वो सुनिएगा। राजस्थान में जन विद्रोह कहां पर हुआ, उस समय कोटा का राजा कौन था, पॉलिटिकल एजेंट कौन था, यहां पर क्रांति कब हुई, बोलो कब हुई थी, हत्या किसकी की गई, बर्टन के पुत्र, अंग्रेज अधिकारी और कांटम। ध्यान रख लेना। इधर साहब कोटा दुर्ग के अंदर नजरबंद बना कर दिया किसको, राम सिंह सेकंड के सामने 9 सूत्रीय मांग पत्र रखा गया। समझौता कराने वाले कौन थे, जिनमें से पहली मांग तो ये थी कि भाई जितनी भी हत्याएं हुई है उनकी जिम्मेदारी राम सिंह सेकंड अपने ऊपर ले, और दूसरी जिम्मेदारी ये कि जयदयाल को कोटा का प्रशासक नियुक्त करें। किया भी गया लेकिन राम सिंह जी को छोड़ा नहीं गया। राम सिंह जी को बचा कर लेकर आने वाले कौन, करौली के मदन पाल। बोलो कौन हो जाएंगे। और ये ध्यान रखना आप लोग, कोटा को विद्रोहियों से मुक्त करवाने वाला कौन, और कब करवाया था, 30 मार्च 1858। ध्यान रखना कोटा कितने समय के लिए विद्रोहियों के अधीन रहा, लगभग 6 महीने के लिए। कितने, और इतना लंबा संघर्ष अगर कहीं चलाए तो वो केवल और केवल कहां चलाए, कोटा में चलाए। आई बात समझ में। इतना लंबा संघर्ष और कहीं नहीं चला। बोले सर एरिनपुरा में भी चला, एरिनपुरा में संघर्ष केवल वो सितंबर में ही चला था, वो हुआ की बात है। फिर वो एक युद्ध होता है, उसका कोई बड़ी बात नहीं है। कोटा के अंदर विद्रोहियों का सबसे लंबा संघर्ष चला, कितने महीने के लिए, लगभग 6 महीने के लिए। आई बात समझ में। बाद में राम सिंह जी को और अंग्रेजों ने अपने सामने बुलाया, बुला करके कहा तो अच्छा तो ये लेटर आया बोले आपके नाम से। बोले आपने मार दिया, बताए बर्टन को, फ्रैंक को, ऑर्थर को। बोले महाराज, बोले मैंने कहा मारा। बोले आपको लगता है मैं मार सकता हूँ। बोले आपने साइन कर रखे हैं देखो, और किसी गलती नहीं है। बोले महाराज आप होते ना तो आप भी यही करते, ठीक है ना। बोले मैंने मारा नहीं है, मेरे से जबरदस्ती साइन कराए गए हैं, और फिर आपने बेवकूफ़ी कर दी, जयदयाल को प्रशासक नियुक्त कर दिया। बोले साहब मरता क्या नहीं करता, ये करना पड़ा। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप जिम्मेदार जरूर हैं।
ये सारी जिम्मेदारी आपकी थी कि ये विद्रोह कैसे रुकना चाहिए था, बर्टन की हत्या कैसे रुकती है आपको ध्यान रखना चाहिए था। इसलिए आपको कितने तोपों की सलामी देते हैं? 17? बोले हाँ 17 देते। बोले 13 कर दो। कितनी कर दो? मतलब इसमें क्या फर्क पड़ गया? कोई फर्क पड़ा? बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। सम्मान घट गया रियासत का, ये ध्यान रखना आप लोग। आई बात समझ में? अपन तो क्या ही फर्क पड़ता है, हमारी तरफ 2 और कम कर दो। अभी कल को तुम्हें तोपों की सलामी दे रही हूँ, कहें बोले देखो 10 तो नहीं तुम्हें 5 ही दे, बोले 1 ही दे लो आप तो, अपने क्या फर्क पड़ता, तनख्वाह पूरी आनी चाहिए बस। ये ध्यान रखना, इससे रियासत की वैल्यूएशन डाउन होती थी। तो ये क्या हो गया? चलिए साहब, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसकी तोपों की सलामी 13 कर दी गई। और सुनिए भैया, हाँ जी, और ये ध्यान रख लेना, मदन पाल की तोपों की सलामी 13 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 17। मतलब मदन पाल के मजे 17 कर दी गई और इसकी घटा करके कम कर दी गई। ये कहां का विद्रोह समाप्त हुआ? तो लिखो, ये क्या छापोगे तुम? वैसे मेरे को तुम्हें देख के बहुत लेकिन मैंने कहा ना सब कर्मों की सजा है। जूस मंगाओ तुम्हारे लिए? हाँ जी, लिखिएगा। कोटा में लिखो, कोटा में होने वाला विद्रोह कोटा में होने वाला विद्रोह कोटा में होने वाला विद्रोह एकमात्र जन विद्रोह था। कोटा में होने वाला विद्रोह एकमात्र जन विद्रोह था। नेक्स्ट लाइन में लिखो, 14 अक्टूबर को कोटा के पीए मेजर बर्टन ने राम सिंह सेकंड को अंग्रेज विरोधी अधिकारियों को दंडित करने की सलाह दी। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, 15 अक्टूबर को कोटा में 15 अक्टूबर को कोटा में जनता द्वारा विद्रोह कर दिया गया एवं और वहाँ इलाज है हर चीज का। लिखो, 15 अक्टूबर को कोटा में जनता द्वारा विद्रोह कर दिया गया एवं अंग्रेज अधिकारी बर्टन, उसके 2 पुत्र फ्रैंक एवं ऑर्थर
उसके दो पुत्र फ्रैंक एवं ऑर्थर तथा डॉक्टर सैडलर व डॉक्टर कांटम, डॉक्टर सैडलर व डॉक्टर कांटम की हत्या कर दी गई। की हत्या कर दी गई। नेक्स्ट लाइन में लिखो, विद्रोहियों द्वारा बर्टन के सिर को भाले की नोक पर रखकर कोटा शहर में घुमाया गया। कोटा शहर में घुमाया गया। नेक्स्ट लाइन में लिखो, कोटा में क्रांति के नेतृत्वकर्ता डैश लगा के लिखो, जयदयाल ब्रैकेट में वकील, जयदयाल ब्रैकेट में वकील, फिर लिखो मेहराब खां ब्रैकेट में रिसालदार, मेहराब खां ब्रैकेट में रिसालदार, रेवेन्यू ऑफिसर। हाँ जी, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, विद्रोहियों ने राम सिंह सेकंड को कोटा दुर्ग में नजरबंद कर दिया। विद्रोहियों ने राम सिंह सेकंड को कोटा दुर्ग में नजरबंद कर दिया। नेक्स्ट लाइन में लिखो, कोटा के मथुराधीश मंदिर के महंत, कोटा के मथुराधीश मंदिर के महंत, महंत बोले तो महंत कन्हैयालाल गोस्वामी, कन्हैयालाल गोस्वामी ने राम सिंह सेकंड एवं विद्रोहियों के मध्य समझौता करवाया तथा राम सिंह सेकंड ने विद्रोहियों की 9 मांगें स्वीकार की। नीचे लिखिएगा, प्रमुख मांगें नंबर 1, समस्त अंग्रेज अधिकारियों की
समस्त अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की जिम्मेदारी राम सिंह सेकंड ने ली। नंबर 2, जयदयाल को कोटा का प्रशासक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, करौली के शासक मदन पाल ने राम सिंह सेकंड को कोटा दुर्ग से मुक्त करवा लिया। कोटा दुर्ग से मुक्त करवा लिया। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, 30 मार्च 1858 को 30 मार्च 1858 को जनरल रॉबर्ट्स ने एक स्टूडेंट पूछ रहा है कोटा कचौरी भिजवाऊं क्या सर? कितनी 200? चलो, ये कह रहे हैं बड़े जो भी लाओ 200 लाना है ना। अच्छा 201, अच्छा मैं मेरा तो भूल ही गया था। हाँ जी, 30 मार्च 1858 को जनरल रॉबर्ट्स ने कोटा को विद्रोहियों से मुक्त करवा लिया। कोटा को विद्रोहियों से मुक्त करवा लिया। 30 मार्च 1858 को जनरल रॉबर्ट्स ने कोटा को विद्रोहियों से मुक्त करवा लिया। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, कोटा लगभग 6 माह तक कोटा लगभग 6 माह तक विद्रोहियों के अधीन रहा। नोट नंबर 2, 17 सितंबर 1860 17 सितंबर 1860 को जयदयाल एवं मेहराब खां को फांसी दे दी गई। नोट नंबर 3, मेहराब खां एकमात्र मुस्लिम थे। मेहराब खां एकमात्र मुस्लिम थे जिन्हें फांसी हुई। मेहराब खां एकमात्र मुस्लिम थे जिन्हें फांसी हुई। नोट नंबर 4,
महाराव राम सिंह सेकंड महाराव राम सिंह सेकंड की तोपों की सलामी 17 से घटाकर 13 कर दी गई। तथा मदनपाल की तोपों की सलामी 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई। ये कहां का विद्रोह समाप्त हो गया? चलिए साहब इस चैप्टर को फिनिश करते हैं 2-4 छोटी मोटी बातों के साथ। देखो ऐसे ही अपने विद्रोह हुआ आपके कहां पर? धौलपुर। बोलो कहां पर हुआ? धौलपुर में विद्रोह हुआ। ऐसे ही ध्यान रख लेना धौलपुर के बाद में एक विद्रोह आपके भरतपुर में भी होता है। हालांकि भरतपुर में तो पहले ही हो गया था, भरतपुर में भी विद्रोह हुआ। भरतपुर के बाद में थोड़ी सी बात अपन अलवर की भी देखेंगे। अलवर के अलावा थोड़ी बहुत बात अपन बीकानेर की भी लेकर के चलेंगे। तो देखो आप लोग फटाफट से इनके बारे में देखते हैं, गेम ओवर करते हैं भैया। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना धौलपुर के अंदर जो विद्रोह हुआ था, धौलपुर का विद्रोह आपके लगभग ये अपन मान के चलते हैं कि 27 अक्टूबर को हुआ। बोलो कब हुआ था? अब यहां पर अपने को विशेषकर जो बात ध्यान रखनी है, एक तो यहां का शासक कौन था? भगवंत सिंह। बोलो क्या नाम? भगवंत सिंह। बोलो कौन हो जाएगा? एक तो ये ध्यान रखना। दूसरा यहां पर जो विद्रोही थे उन विद्रोहियों के अंदर एक का नाम तो था आपके हीरालाल। बोलो क्या नाम? हीरालाल। ठीक है ना। ये जो हीरालाल था ये तो आपके कहां से आया? ग्वालियर से। बोलो कहां से आया था? और एक आपके इंदौर से आए थे राव रामचंद्र। बोलो क्या नाम? ये ध्यान रखना ये आपके कहां से आए थे? इंदौर से आए थे। मतलब कि क्या विद्रोही अपने यहां के थे? अरे विद्रोही यहां के थे क्या? नहीं साहब, अपने यहां के नहीं थे। इनके विद्रोह को दबाने के लिए जो सेना बुलाई गई वो कहां से बुलाई गई? क्या ये सेना हमारे राजस्थान की थी? नहीं थी ना। तो यही प्रश्न बनता है कि वह राजस्थान के अंदर वह स्थल जहां विद्रोही भी बाहर के थे और उनके विद्रोह को दबाने के लिए सेना भी आपके बाहर से बुलाई गई, वो कौन सा है? आपके धौलपुर। आ गई बात समझ में? गेम खत्म। भरतपुर के अंदर अगर अपन बात करें क्रांति की तो नसीराबाद के बाद यही क्रांति हुई थी 31 मई। हालांकि इसको क्रांति तो खैर क्या ही कहेंगे। यहां का राजा कौन था? जसवंत सिंह। बोलो क्या नाम? तो यहां का जो राजा था उसका नाम था आपके जसवंत सिंह। यहां पर पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मॉरिसन। बोलो क्या नाम? जसवंत सिंह छोटा बच्चा था तो जसवंत सिंह ने मॉरिसन को कहा कि बोले अंकल, बोले आप एक काम क्यों नहीं करते? बोले देखो फालतू लपड़ा हो जाएगा, यहाँ पर आप जानते हैं मेव और गुजर जाती हैं, ये विद्रोह कर देंगी। बोले आप उससे पहले ये विद्रोह करें तो आप छोड़ छाड़ करके यहाँ से चले जाओ। तो ये ध्यान रखना ये मॉरिसन छोड़ छाड़ करके अपने सलीम की गली और सीधे कहाँ चला गया? आगरा। हाँ कहाँ चला गया? तो ये ध्यान रखना ये मॉरिसन सीधे आगरा चला गया। लेकिन आगरा जाने से पहले ये जिम्मेदारी दे करके गया किसको? एक व्यक्ति जिसका नाम था गुलाब सिंह। बोलो क्या नाम? अब ये प्रश्न पेपर में आ जाए तो अच्छे अच्छे अटक जाएंगे। ध्यान रख लेना कि मॉरिसन भरतपुर छोड़ने से पहले जिम्मेदारी किसको देता है? काम खत्म। अलवर। अलवर के अंदर ध्यान रखना जो राजा थे उनका नाम था बन्ने सिंह। बोलो क्या नाम? और ये बन्ने सिंह तो आपके किसकी सहायता करते हैं? अंग्रेजों की सहायता। बोलो किसकी? और बन्ने सिंह का दीवान था जिसका नाम था फैजल अली खां। बोलो क्या नाम था? और ये जो फैजल अली खां है ये आपके किसका समर्थन करता है? ये आपके विद्रोहियों का समर्थन करता है। ये अलवर की क्रांति का स्वरूप है। ध्यान रखना यहां पर राजा बन्ने सिंह तो अंग्रेजों के साथ हैं और ये जो फैजल अली खां जो कि इनका दीवान है वो आपके किसके साथ है? सबसे जोरदार आदमी तो बीकानेर वाला था, मैंने आपको बताया भी था, सरदार सिंह। बोलो क्या नाम? 1857 की क्रांति के समय एकमात्र राजपूताना का शासक जो अपनी रियासत छोड़ करके बाहर जाता है और अंग्रेजों की सहायता करता है, कौन है वो? बोलो कौन हो जाएगा? और राजस्थान के अंदर वह स्थल जहां 1857 की क्रांति हुई नहीं, जयपुर। कहां पर नहीं हुई?
क्योंकि जयपुर में क्रांति होती उससे पहले तो क्रांति करने वालों को ही उठा लिया गया, ठीक है ना, जिनके अंदर आपके एक सादुल्ला खां था, बोलो क्या नाम था, एक आपके सादुल्ला खां था, ऐसे ही ध्यान रख लेना, एक का नाम था विलायत खां, बोलो क्या नाम, ये क्रांति की योजना बना रहे थे, योजना बनाते बनाते इनको उठा लिया गया। एक था उस्मान खां, बोलो क्या नाम था, तो इनको यहां पर अरेस्ट कर लिया गया। उस समय जयपुर का राजा कौन था, राम सिंह सेकंड ही था ना। और ध्यान रख लेना इस समय पॉलिटिकल एजेंट कौन था, ईडन, बोलो कौन था। और आप लोगों को कहीं ना कहीं मैंने लिखवाया होगा कि राम सिंह सेकंड को सितार ए हिंद की उपाधि दी थी, ध्यान रख लेना आप लोग, कौन सी उपाधि, तो फिर बताओ केसर ए हिंद की उपाधि किसको दी थी, गंगा सिंह जी को, बोलो किसको दी थी, तो गंगा सिंह जी को जो उपाधि मिली वो तो आपके केसर ए हिंद, और इन राम सिंह को जो उपाधि मिली वो आपके सितार ए हिंद। चलिए साहब एक आखिरी बात और कर लेते हैं इसमें, अंतिम एक नाम अपने पास में आता है जो है अमरचंद बाठिया। राजस्थान के वीर सपूतों के अंदर एक नाम आपके अमरचंद बाठिया का भी आता है। देखिएगा आप लोग यहां पर, ये जो अमरचंद बाठिया हैं, इन अमरचंद बाठिया ने, पहली बात तो ये ध्यान रखना कि अमरचंद बाठिया आपके मूलतः कहां के थे, तो ये अपने मूलतः तो बीकानेर के थे, कहां के थे ये अपने बीकानेर के थे, लेकिन ये जो ग्वालियर पड़ता है अपने एमपी में, उस ग्वालियर के अंदर ये नगर सेठ थे, पैसे वाले खूब थे भैया। अब पैसे वाले थे तो दान दक्षिणा करने में मजे, तो ये ध्यान रखना वहां पर आके मिली इनसे कौन, लक्ष्मीबाई, बोलो कौन, और लक्ष्मीबाई को इन्होंने आर्थिक सहायता प्रदान करी, आर्थिक सहायता दे दी। और जहां आर्थिक सहायता का नाम आ जाता है अपने आप नाम आना चाहिए भामाशाह, तो ये ध्यान रखना 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है, वापस बोलो किसको कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहते हैं, और अंग्रेजों ने इन्हीं कारणों से इनको क्या दे दी, फांसी, और ये राजस्थान के अंदर पहले शहीद बने, इसीलिए इनको कहते हैं राजस्थान का मंगल पांडे, बोलो क्या कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है, मूलतः कहां के थे, कहां के नगर सेठ थे, किसकी सहायता कर दी, इसीलिए अंग्रेजों ने, और क्या कहते हैं 1857 की क्रांति का, और ध्यान रखना राजस्थान का। अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान का भामाशाह किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना राजस्थान का भामाशाह तो कहते हैं सेठ जमनालाल बजाज, बोलो किसको कहते हैं, अंतर कर लेना आप लोग, 1857 की क्रांति का भामाशाह तो कौन है, और अगर राजस्थान का भामाशाह, और अगर प्रश्न को घुमा करके पूछे राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का भामाशाह, राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना सशस्त्र क्रांति का भामाशाह कहते हैं दामोदर दास राठी, बोलो किसको कहते हैं, वापस बोलिए किसको कहते हैं। ये चीजें याद रखना, ऐसे प्रश्न अपने को अटका देते हैं, ठीक है ना। और चलो सेठ दामोदर दास राठी को अपन राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का भामाशाह कहते हैं, जबकि अगर आपसे पूछे कि आयरन मैन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का लौह पुरुष किसको कहते हैं, तो ध्यान रख लेना मिलता जुलता नाम है दामोदर व्यास, बोलो क्या नाम, ये चीज आप याद रखना भैया। आई बात समझ में। तो अगर आपसे पूछे 1857 की क्रांति का भामाशाह कौन हो जाएगा, अगर आपसे पूछे राजस्थान का भामाशाह, अगर आपसे पूछे राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का भामाशाह, अगर आपसे पूछे राजस्थान का लौह पुरुष, ये ध्यान रखना यहां पर याद क्या करना, और यहां पर क्या याद करना, नहीं तो ये राठी जी यहां जाते हैं, व्यास जी वहां चले जाते हैं, एग्जाम तक आते आते। आई बात समझ में, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए तो लिखते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं भैया। लिखो धौलपुर में विद्रोह, हेडिंग बनाना धौलपुर में विद्रोह। धौलपुर में विद्रोह लिखो, डेट लिखो सबसे पहले 27 अक्टूबर 1857, 27 अक्टूबर 1857। लिखो तत्कालीन शासक, या सीधे लिख दो शासक, भगवंत सिंह। नीचे लिखो विद्रोही,
विद्रोही हीरालाल और उसके नीचे राव रामचंद्र। हीरालाल ग्वालियर, राव रामचंद्र इंदौर। नीचे लिखिएगा, इनके विद्रोह को समाप्त करने के लिए पटियाला से सेना बुलाई गई। पहली बार सुना होगा तुमने, पटियाला से सेना भी आती है। तुम्हारी नजरों में तो पटियाला कुछ और ही है। 8 बजे वाला सूट पहन के सोते हो रात को, हैं? पटियाला सूट होता है, तुम्हारी भावनाएं कहाँ हैं? कमाल करते हो पांडे। मैंने क्या बोला भाई? मैंने यही तो बोला कि पटियाला तुम कुछ और ही समझते हो, तो पटियाला सूट होता है। वो कह रहा 8 बजे वाला, मुझे क्या पता। लिखो, विद्रोह को दबाने के लिए पटियाला से सेना बुलाई गई। नोट लगा के लिखना। लिखो, धौलपुर एकमात्र लिखो, धौलपुर एकमात्र ऐसा स्थल था, धौलपुर एकमात्र ऐसा स्थल था जहां विद्रोही राजस्थान के बाहर से थे, जहां विद्रोही राजस्थान के बाहर से थे तथा विद्रोह को दबाने के लिए कौन था ये प्राणी? भावना में बह गए तुम्हें। लिखो, तुम बड़े मजे ले रहे हो आज, हैं? चलिए साहब, 8 बजे तक एक क्लास। अरे भाई, तुम्हारा तो सही है, मेरा क्या होगा? चलो लिखो भैया, फिर 8 बजे तक है तो फिर तो तुम फटाफट से लिखो। अब सेना बाहर से बुलाई गई, सेना बाहर से बुलाई गई। हिस्ट्री आज खत्म करनी है, आप तो आदेश करो। हाँ जी, बाहर से बुलाई गई, विद्रोह को दबाने के लिए सेना बाहर से बुलाई गई। चलिए नेक्स्ट लिखो आप लोग, भरतपुर में विद्रोह। अब तुम्हारी रेल बनाता हूं, लिखो अब तुम। भरतपुर में विद्रोह, भरतपुर में विद्रोह। लिखो डैश लगाकर 31 मई। हाँ आराम से लिखो फटाफट। 31 मई। लिखो शासक जसवंत सिंह, शासक जसवंत सिंह। उसके नीचे लिखना पीए मोरिसन। अरे सब 57 ही है ये, 58 में जाती क्रांति नहीं होगी फिर वो। हाँ जी, पीए मॉरिसन। नीचे लिखिएगा, यहां मेव एवं गुजर जाति द्वारा, हाँ जी, पॉलिटिकल एजेंट
वाह, कमाल कर दिया भाई। लिखो, यहां में व गुजर जाति द्वारा विद्रोह किया गया। यहां में व गुजर जाति द्वारा विद्रोह किया गया। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, मॉरिसन की जसवंत सिंह की सलाह पर, जसवंत सिंह की सलाह पर, जसवंत सिंह की सलाह पर मॉरिसन, जसवंत सिंह की सलाह पर मॉरिसन गुलाब सिंह को भरतपुर की जिम्मेदारी देकर, गुलाब सिंह को भरतपुर की जिम्मेदारी देकर आगरा चला गया। आगरा चला गया। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, अलग से लिखना, पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं, सीधे लिखो। अलवर का शासक बन्ने सिंह, अलवर का शासक बन्ने सिंह, हाँ जी बन्ने सिंह अंग्रेजों का समर्थक था। ये जो भी है वो यहां पर है, ठीक है ना। अंग्रेजों का समर्थक था तथा दीवान फैजल अली खां ने विद्रोहियों का समर्थन किया। विद्रोहियों का समर्थन किया। नेक्स्ट लाइन में लिखो अलग से, बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह, बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह एकमात्र शासक थे जिन्होंने अपनी रियासत से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की। जिन्होंने अपनी रियासत से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की। अभी थोड़ा टाइम लगेगा तुम्हें, मैं फास्ट बोल रहा हूं। कौन कौन कह रहा है फास्ट बोल रहे, हाथ खड़े करो। अल्पसंख्यक हो तुम, लिखो। मैं भी मैम सुबह से लिख रहा हूं, लेकिन किसी को दर्द नहीं हुआ तुम में से। हाँ तुम समझ सकते हो मेरे को, मैं धन्यवाद तुम्हें। हाँ लिखो। हाँ जी, सहायता की। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, जयपुर में 1857 की क्रांति से संबंधित, जयपुर में 1857 की क्रांति से संबंधित विद्रोह नहीं हुआ। जयपुर में 1857 की क्रांति से संबंधित विद्रोह
नहीं हुआ, क्योंकि पीए इडन की सलाह पर सवाई राम सिंह सेकंड ने पीए इडन की सलाह पर सवाई राम सिंह सेकंड ने विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया। जिनमें डैश लगा के लिखो, नंबर 1 सादुल्ला खां, नंबर 2 विलायत खां और नंबर 3 उस्मान खां। सादुल्ला खां, विलायत खां, उस्मान खां। हेडिंग बनाओ, अमरचंद बांठिया। अमरचंद बांठिया, अमरचंद बांठिया। अमरचंद बांठिया लिखो इसके अंदर आप लोग। मूलतः बीकानेर से संबंधित, मूलतः बीकानेर से संबंधित, नेक्स्ट लाइन में लिखो, ग्वालियर के नगर सेठ नेक्स्ट लाइन में लिखना, 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय रानी लक्ष्मीबाई को आर्थिक सहायता प्रदान की। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी दे दी गई। अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी दे दी गई। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह, इन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह एवं राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। मैंने आपको जोधपुर में लिखा दिया था ना, बांकीदास की रचनाएं, उसमें एक गीत लिखवाया था, आइयो इंग्रेज मुड़करे ऊपर, लिखवा दिया था ना वहां पे। चलो, एक अभी पटवारी में पूछा गया प्रश्न था, तो वो लिखो लास्ट में एक आप लिखो, शंकरदान सामोर ने, अलग से लिखना, अलग से लिख दो, कोई भी कहीं भी लाइन लिख दो। शंकरदान सामोर ने अंग्रेजों को
शंकरदास सामोर ने अंग्रेजों को मुल्करा मीठा ठग, मुल्करा मीठा ठग, मुल्करा मीठा ठग कहा। क्या होता है वो गाना नहीं सुना, मीठी मीठी बातें करके, चंद मुलाकाता करके, ठीक है ना, वो होता है। लिखो तुम लोग, अरे कोई मास्टर हो, कोई भांड थोड़ी हूं। चलिए चलो ये भी लिख लो आप 3 नाम लास्ट में। राजस्थान का भामाशाह लिखो, राजस्थान का भामाशाह सेठ जमनालाल बजाज, राजस्थान का भामाशाह सेठ जमनालाल बजाज। फिर लिखो, राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का भामाशाह राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का भामाशाह। सशस्त्र क्रांति आप ध्यान रखना, रासबिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सान्याल जो अपने भारतीय क्रांतिकारी थे, उन्होंने पूरे भारत में क्रांति करने के और जिम्मा उठाया था। और अपने राजस्थान में विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा को यह जिम्मेदारी दी थी कि आप दोनों को राजस्थान के अंदर क्रांति करनी है, और उसके बदले में आपको जो पैसा चाहिए वो पैसा आपको राजस्थान में कौन प्रोवाइड करवाएंगे, कौन करवाएंगे? तो ये ध्यान रखना, उस क्रांति का जो मोटो था वो था सशस्त्र क्रांति, ये नाम उसका रखा गया था। तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान रख लेना, उसके लिए राजस्थान में पैसा दामोदर दास राठी ने दिया था। तो लिखो आप लोग, राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का भामाशाह दामोदर दास राठी, और लास्ट में लिखो राजस्थान का लौह पुरुष, राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर व्यास। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, राजस्थान में किसान आंदोलन। और आप लोगों को एक चीज मैं पहले ही बता देता हूं कि आजकल जो ट्रेंडिंग चल रही है वो ध्यान रखना आधुनिक से ज्यादा चल रही है। आजकल क्वेश्चन आधुनिक से ज्यादा आ रहे हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो खास तौर पे आपको आधुनिक तो इतना ढंग से पढ़ के जाना है कि इसमें गलती होनी नहीं चाहिए भैया। राजस्थान किसान आंदोलन, चलिए भाई अब समझिएगा आप लोग थोड़ी देर, और अपने हाथों को थोड़ा रेस्ट दे दो। अब फिर कहोगे बोले इतने भी क्या अत्याचारी हो रहे हो। देखिए भाई, सबसे पहला जो अपने पास में आंदोलन आता है वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। हम जितने भी किसान आंदोलन पढ़ेंगे बाकी सब एक तरफ, अकेला ये एक तरफ। बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन यही है अपने। तो देखिए आप लोग, बिजोलिया किसान आंदोलन आपके 1897 में तो स्टार्ट होता है, और ये ध्यान रख लेना ये आपके 1941 तक चलता है, मतलब कि पूरे 44 साल आपके ये आंदोलन चला। अब यहां पर एक एक पॉइंट आप लोग समझना भाई, पीछे वाले बातचीत बंद कर दें अब थोड़ा। अरे तो आदत में यही है पीछे वाले, अब क्या करें, ठीक है ना, तुम तो लुगाइयों की तरह बुरा मान जाते हो बस। हाँ जी, इधर देखिएगा अब आप लोग, हम लोगों ने 1527 के अंदर एक युद्ध पढ़ा था, खानवा का युद्ध। 1527 के अंदर खानवा के युद्ध में अपन ने एक बहुत बड़ी टेबल भी बनाई थी, और ये जो आपके खानवा का युद्ध है इसमें एक तरफ तो थे आपके महाराणा सांगा और दूसरी तरफ था आपके बाबर। चलो बताओ बाबर ने कौन सी युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था? तुगलुमा पद्धति। इस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था क्या? बिल्कुल किया था, ध्यान रख लेना। ऐसे ही आपसे पूछे कौन सा कर हटा दिया था? तमगा कर। बोलो कौन सा कर? तमगा कर हटा दिया गया था। अब देखो आप लोग, सांगा ने इसके अंदर कौन सी पद्धति अपनाई थी? पाती पेरवन। बोलो कौन सी? तो सांगा ने जो पद्धति अपनाई थी वो थी पाती पेरवन, मतलब पत्र भेजा और सहायता के लिए अपील करी। और ये ध्यान रखना, इसी के अंदर एक आदमी था जिसका नाम था अशोक परमार। क्या नाम था? अशोक परमार। और ये जो अशोक परमार है, ये अशोक परमार आपके कहां से आया था? जगनेर। बोलो कहां से?
जगनेर, और ये जगनेर आपके पड़ता है कहां पर, तो ये ध्यान रखना आप लोग। इसके अंदर अशोक परमार ने सांगा की सहायता करी और सांगा इसकी वीरता से प्रसन्न हुए और सांगा ने इस अशोक परमार को एक जागीर दे दी और उसका नाम था ऊपर माल की जागीर। ध्यान रख लेना आप लोग, ऊपर माल की जागीर इनको दी गई। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ऊपर माल का पठार, तो ये ध्यान रखना आप लोग कि कौन सी जागीर यहां पर दी। इस जागीर का जो उस समय क्षेत्रफल था वो था आपके 256 वर्ग किलोमीटर। तो ये ध्यान रख लेना, उस समय जो ये क्षेत्रफल था ये आपके 256 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल था। इतनी बड़ी जागीर सांगा ने अशोक परमार को दी। अब अशोक परमार आपके कहां पर आके रहने लगे, ऊपर माल की जागीर में, और इन्होंने इस ऊपर माल की जागीर का जो मुख्य केंद्र बनाया ना वो बिजोलिया को बनाया। बोलो किसको बना लिया, तो जो मुख्य केंद्र बनाया वो आपके बिजोलिया को बनाया गया। अब मुख्य केंद्र को परीक्षा में लिख करके दे सकता है सदर मुकाम। सदर मुकाम का मतलब होता है मुख्य केंद्र, लेकिन अपनी हिस्टोरिकल लैंग्वेज में इसको सदर मुकाम कहते हैं। तो ध्यान रखना, सांगा ने तो क्या दी थी, ऊपर माल की जागीर, लेकिन इस ऊपर माल की जागीर का जो मुख्य केंद्र बना वो किसको बनाया, और बनाने वाला कौन था, अशोक परमार। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि अशोक परमार किसके संस्थापक हैं, बिजोलिया के। या आपसे पूछ लिया जाए कि बिजोलिया का संस्थापक किसे कहते हैं, अशोक परमार को बिजोलिया का संस्थापक माना जाता है। बात क्लियर यहां तक, ठीक है ना। अब देखो आप लोग, ये जो ऊपर माल है इसका एक प्राचीन नाम बताया गया उत्तमाद्री। इसका जो प्राचीन नाम था वो क्या था आपके, वहीं पर अगर बिजोलिया के प्राचीन नाम की बात करें तो विंध्यावली। बोलो क्या नाम हो जाएगा, तो बिजोलिया का जो प्राचीन नाम है वो आपके विंध्यावली हो जाएगा। ये ध्यान रखना आप लोग। अब सुनो आप यहां पर, ये जो आपके बिजोलिया है, ये बिजोलिया प्रेजेंट में तो कहां पर पड़ता है, तो ये बिजोलिया आपके वर्तमान में तो भीलवाड़ा में पड़ता है। लेकिन अपन पुराने टाइम पर बात करें तो ये आपके कौन सी रियासत में आता था, ये आपके मेवाड़ रियासत के अंदर और प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। कौन सी कैटेगरी का, ए कैटेगरी भी कह सकते हो आप लोग, प्रथम श्रेणी भी कह सकते हो। तो ये आपके प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, और प्रथम श्रेणी में वही आते थे जिनकी इनकम सबसे ज्यादा थी, और ऐसे मेवाड़ के अंदर 16 ठिकाने थे, और उन्हीं 16 में से एक आपके कौन सा था, बिजोलिया। बड़ी भारी भरकम इनकम थी इसकी, और ये ध्यान रख लेना आप लोग, इसके अंदर 79 गांव शामिल थे। कितने, और इसी बिजोलिया के अंदर आपके एक किसान थे जो कि कौन सी जाति के, धाकड़ जाति। और ये धाकड़ जाति जो थी ये आपके विश्वास करती थी किसके अंदर, पंचायत व्यवस्था में। इस धाकड़ जाति का जो विश्वास था वो किसके अंदर था, पंचायत व्यवस्था में। लेकिन अगर हम बात करें तो बिजोलिया के अंदर एक ऐसी स्थिति बनी, हम लोगों ने पढ़ा था जब अपन सवाई जयसिंह के बारे में पढ़ रहे थे, कि बोले एक समय मराठाओं ने आपके राजस्थान पर और आकर के आक्रमण शुरू किए। मराठाओं पर, रियासतों पर नियंत्रण करना स्थापित कर दिया, रियासतों से खिराज वसूलना स्टार्ट कर दिया, और उसी दौरान मराठाओं का बिजोलिया पर नियंत्रण हो गया। ये बात है तब की जब यहां पर ठिकानेदार हुआ करते थे राव केशव दास। जब राव केशव दास यहाँ के ठिकानेदार थे तब साहब बिजोलिया पर मराठाओं का नियंत्रण हो गया था, पूरा कंट्रोल मराठाओं के हाथ में था। लेकिन जनता ने लग करके, इन्हीं किसानों ने लग करके मराठाओं को यहां से भगाया और बिजोलिया को मराठाओं से मुक्त करवा दिया। मतलब कि राव केशव दास की हेल्प करी किसने, किसानों ने। ये जो हेल्प करने की जो परंपरा है ना, ये आपके रावत गोविंद सिंह के टाइम तक चली। जब गोविंद सिंह यहां पर ठिकानेदार थे तब तक भी जनता ऐसी थी, हेल्पफुल नेचर वाली जनता थी। लेकिन 1894 के अंदर गोविंद सिंह जी की मृत्यु हो गई। गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद में अगले जो ठिकानेदार बने उनका नाम था राव कृष्ण सिंह। बोलो क्या नाम, राव कृष्ण सिंह। और राव कृष्ण सिंह ने आते ही क्या किया, जैसे ही गद्दी पर बैठे और किसानों पर अनाप शनाप टैक्स लगाना शुरू कर दिया। और किसानों ने भी फिर निर्णय ले लिया कि गोविंद सिंह जी के टाइम पर यहाँ का प्रशासन बड़ा जोरदार चला, लेकिन अब ये आरामखोर आकर के बैठा है, कोई लेना देना कुछ नहीं, और आकर के इतने सारे टैक्स लगा दिए। और किसानों की स्थिति भी ऐसी बन गई थी ना कि किसान जितना कमाते थे उसका 75% उनको टैक्स देना पड़ जाता था। मतलब कि अगर आपकी सैलरी 100 रुपए है तो 75 रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा। आज आप लोगों पर अगर इतना थोप दिया जाए तो आप नौकरी नहीं करो कि भाई हम कमा किसके लिए, सरकार के लिए। 75% तो सरकार को दे देते हैं, तो फिर कमा करें क्या, ऋण देते हैं बोले हम, ठीक है ना। कम से कम इनकी योजनाओं से ही आ जाएगा पैसा अपने पास, तो ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि बोले 75% तो इनको देना ही पड़ता था। तो कृष्ण सिंह जी के खिलाफ इन्होंने निर्णय ले लिया कि अब आंदोलन करना ही पड़ेगा। और ये आंदोलन करने के पीछे इनके कारण क्या थे, तो कारणों के अंदर बात करें, नंबर 1
सबसे पहला कारण था अत्यधिक भू राजस्व। अत्यधिक भू राजस्व सबसे पहला कारण था, मतलब कि इनके ऊपर जो टैक्स था वो बहुत ही ज्यादा था। भू राजस्व को लगान भी कहा जाता है, मूवी भी देखी होगी आपने, तो ध्यान रख लेना अत्यधिक भू राजस्व एक तो ये कारण था। दूसरा एक कारण था आपके 84 टाइप्स, 84 प्रकार की लाग बाग, 84 प्रकार की लाग बाग। अभी एक एक शब्द समझाऊंगा। मैंने कहा ना आधुनिक इंपोर्टेंट है, इसीलिए इंपोर्टेंट है, शब्दों का बड़ा उलझा हुआ मामला है यहां पर। नंबर 3, एक यहां पर प्रथा मौजूद थी जिसका नाम था लाटा कुंता, ये भी अपन बात करेंगे क्या होती है अभी, लाटा कुंता पद्धति, ये भी यहां पर मौजूद थी। ऐसे ही ध्यान रख लेना। एक नंबर 4 बेगार प्रथा, बोलो क्या, अपन कभी कभी नहीं कहते खाली पीली फोकट में बेगार करवा लिया हमसे, पैसे वैसे दिए नहीं, काम पूरा करवा लिया, तो इसको अपन क्या कहते हैं, बेगार प्रथा। राजा महाराजाओं ने कहा बोले अपने घर आना बोले और खेत में फसल उखाड़ के जाना बोले, तो जाएगा अगला मजदूर आदमी सारा साफ करेगा और फिर उसके बाद में बोले पैसे, बोले पैसे मांगने की हिम्मत नहीं, पहली बात तो कोई मांग ले तो मिलेंगे भी नहीं वैसे, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं बेगार प्रथा। तो एक ये भी यहाँ पर कारण बनी कि आंदोलन क्यों करना है। ऐसे ही ध्यान रखना अकाल के टाइम पर भी और किसानों से क्या लिए जाने लगे, टैक्स लिए जाने लगे। आप लोगों ने सुना होगा 1899 के अंदर 1899 में अपने यहाँ छप्पनिया का अकाल पड़ा और उसी छप्पनिया के अकाल के दौरान भी किसानों से टैक्स लिए गए। तो ये 5 ऐसे कारण थे जिनके खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया। और ध्यान रखना यहाँ पर लगान वसूलने की कुछ टेक्निक्स थी। नंबर वन जैसे आपके आती थी बटाई पद्धति, एक तो ये बटाई पद्धति द्वारा लगान वसूल किया जाता था। नंबर 2, ऐसे ही नंबर 2 पर आपके आती थी लाटा कुंता पद्धति। ऐसे ही ध्यान रख लेना एक आपके नंबर 3 मसाहत पद्धति। और ऐसे ही नंबर 4 आपके टैक्स वसूलने में आती थी लाग बाग। ध्यान रखना अब आप लोग यहां पर सबसे पहली बात, ये जो बटाई पद्धति है इसके भी कितने टाइप्स हैं, 3। बोलो कितने हो जाएंगे, 3। एक तो आपके खेत बटाई, ये वो वाली चीजें जो आज भी हम लोग करते हैं, खेत बटाई। ऐसे ही एक आपके आती है लंक बटाई, पढ़ाई में ध्यान दे लो भाई और सुन लो थोड़ा सा, बड़े बारीक काम पेपर में ऐसे प्रश्न आजकल ट्रेंडिंग पे हैं, ध्यान रखना। मैंने आरएस में भी देखा, पटवार में भी देखा और ग्राम सेवक में भी देखा है, तीनों में शब्दों में ही घुमा दिया और प्रश्न सही किसी के ही नहीं हो रहे थे, तुक्का लग गया वो बात अलग है, बाकी बेसिक आंसर किसी को नहीं आया, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पर बटाई पद्धति 3 प्रकार की, एक लाटा कुंता, एक मसात और एक लाग बाग। आप खुद सोचोगे कि किसानों की उस समय क्या दुर्दशा हो रखी थी। खेत बटाई के बारे में बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे आज भी हम करते हैं ना भाई, हमारे पास टाइम नहीं है तो हम हमारा खेत क्या करते हैं, बट में दे देते हैं, ठीक है ना, जिसको अपन कहते हैं ना सीर में दे देना, तो सीरी बना देते हैं अपन किसी को, तो साहब उसके अंदर अपन क्या करते हैं, सामने वाले को अपना खेत दे दिया। अब डिपेंड करता है कि हम उसे क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर अपन ने केवल अपनी जमीन दे दी, बाकी तू जाने तेरा काम जाने, पानी भी तेरे को ही देखना है, उसके अंदर कैसे बोरिंग करवानी वो तू जाने तेरा काम जाने, बीज भी तेरे को लाने हैं, टैक्स भी तेरे को पे करना है, उसके बावजूद जो बच जाए वो आप उसका हिस्सा अपन कर लेंगे। इस समय बटाई की 3 पद्धतियां। खेत बटाई मतलब कि खड़ी फसल जो है उसके आधार पर बंटवारा कर लेते थे, इतना तेरा इतना मेरा, ठीक है ना, ये पहले ही बंटवारा कर लिया जाता था। अब इसके अंदर मान लीजिए कि कोई भाग ऐसा है जहां पर और फसल बर्बाद हो गई तो उसमें किसान को ही चोट लगनी है। भाई अपन ने पहले ही तय कर लिया था इतना भाग तेरा इतना भाग मेरा, अब फसल खराब होगी तो चोट तेरे को ही लगनी है वो, ठीक है ना। और जब अपन फसल की कटाई करते हैं काफी हद तक फसल खराब भी हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। लंक बटाई के अंदर क्या कि आपने फसल की कटाई कर ली, अब कटाई के बाद में जो हिस्सा होगा फिर वो तय किया जाएगा कि भाई कटाई करके अपन ने रखा, ये भाग तेरा ये भाग मेरा, उसमें भी किसान की हत्या होती थी। तीसरे नंबर पर फसल को थ्रेसिंग करने के बाद, थ्रेसिंग मतलब जो आपके प्योर प्रोडक्ट निकल करके आता है, उसके बाद में अगर आप बटाई करते हैं तो वो रास बटाई कहलाती है। तो ये 3 प्रकार की तो बटाई थी। लाटा कुंता पद्धति क्या थी, खड़ी फसल के को देखकर अनुमानित आधार पर लगान तय कर देना। लगान मतलब टैक्स तय कर दिया। ऊपर तो ध्यान रखना खेत बटाई में आपने फसल ही बांटी है, यहां पर केवल लगान तय हो रहा है कि इतना प्रतिशत भाग आपको देना पड़ेगा या इतने रुपए आपको लगान के रूप में देने पड़ेंगे भैया। तो वो अनुमानित आधार पर फसल की क्या कर दी, लगान का निर्धारण कर दिया। और इसके बारे में विजय सिंह पथिक ने स्टेटमेंट भी जारी किया था
कि लाटा कुंता पद्धति जागीरदारों की लूट का माध्यम बन गई थी। किसने कहा था? ये जरूर याद रखना आप लोग, सेंटेंस परीक्षा में आते हैं, आपको लिख कर दे देगा कि लाटा कुंता पद्धति जागीरदारों की लूट का माध्यम बन गई। किसके द्वारा कहा गया? विजय सिंह पथिक के द्वारा कहा गया। अनुमानित आधार पर लगान का निर्धारण करना। मसाहत पद्धति, मसाहत पद्धति क्या होती थी? भूमि की पैमाइश के आधार पर, पैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण करना। पैमाइश मतलब नापना। बोले साहब तेरी जमीन नाप लिए और तेरी जमीन बोले 20 बीघा आ रही है, 1 बीघा पर तेरे को 2 रुपए टैक्स देना है, तो बोले तेरे को पूरे तेरे 20 बीघा पर 40 रुपए टैक्स देना है। बोले ठीक है साहब दे देंगे। बाद में पता लगा कि बोले और 5 बीघा की फसल खराब हो चुकी है, अब बची कितनी? 15। बोले साहब मैं 15 बीघा पर ही टैक्स दे पाऊंगा क्योंकि मेरे 5 बीघा की फसल नुकसान में चली गई। बोले उससे मतलब नहीं है, मसाहत पद्धति लागू है, भूमि की पैमाइश के आधार पर ही टैक्स लिया जाएगा। 20 बीघा है तो 20 बीघा ही देनी पड़ेगी। फिर बोले साहब इस बार तो बोले साहब अकाल पड़ गया और फसल हुई नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है, मसाहत पद्धति है, जितनी जमीन है उतना टैक्स देना ही पड़ेगा। आप लगान मूवी देखो, वहाँ यही हालत है, उसमें यही बताया गया है, ठीक है ना, कि बोले टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना आप लोग, चाहे आपके यहाँ पर जमीन में फसल हो या नहीं हो, उससे उन्हें लेना देना नहीं था, आपको तो टैक्स देना ही पड़ेगा। और इसमें शेखावाटी वालों ने तो और भी जोरदार काम किया। शेखावाटी वाले जो जमीन को जो नापने का जरीब होता था ना, जरीब फीता, उसकी लंबाई इनके 165 फीट हुआ करती थी, उन्होंने इसको 82.5 फीट कर दिया। कितना कर दिया? 82.5 फीट कर दिया। अब जो तुम्हारी जमीन 20 बीघा है ना, वो ऑटोमेटिक कितनी हो गई? 40। बोले साहब पहले 165 फीट हुआ करते थे, अब 82.5 होंगे। अरे बोले महाराज उससे तो हमारी जमीन दुगनी हो जाएगी। तो बोले मजे है ना, तुम्हारी जमीन ज्यादा होगी। अरे बोले महाराज ये बावड़ा बनाने की दुकान कहीं और लगाना। बोले ये अभी जो आप 40 रुपए टैक्स मांग रहे हो, फिर जमीन 40 बीघा है वो 80 हो जाएगा। जमीन उतनी है, केवल मजे लेने के लिए, हमें खुश करने के लिए, और बीघा आपने बढ़ा दिए। तो शेखावाटी वालों ने तो ये काम और किया कि जो जरीब की लंबाई थी वो 165 फीट के स्थान पर 82.5 कर दी। अब भुग तो बोले तुम लोग। तो मतलब कि कुल मिलाकर के हर जगह किसानों का क्या किया गया? शोषण किया गया। और वहीं पर बात करें एक लाग बाग, अभी भी इनके मन में रह गई ना, तो फिर इन्होंने भू राजस्व के अलावा भी टैक्स लगाने शुरू कर दिए। और भू राजस्व के अलावा जितने भी टैक्स लगेंगे ना, वो सब क्या कहलाएंगे? लाग बाग। आई बात समझ में? तो भू राजस्व के अलावा जैसे मान लो वस्तु को लाना ले जाना, टैक्स लगेगा भैया। आई बात समझ में? कभी मन किया बीघा में जमीन, बीघा के आधार पर हमें टैक्स बढ़ाना है, तो उसका नाम रख दिया इजाफा कर, ठीक है ना। बोले दो आना तुम्हारा टैक्स बढ़ा देते हैं, इसको इजाफा कर कहा गया। अन्य जितने भी प्रकार के टैक्स लगाएंगे ना, वो सब आपके लाग बाग कहलाएंगे। मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, भू राजस्व के अतिरिक्त लगाए जाने वाले कर क्या कहलाएंगे? लाग बाग। और यहां पर कितने प्रकार की लाग बाग लगा दी? 84। मतलब आदमी पहले तो भू राजस्व दे, फिर 84 प्रकार की लाग बाग दे, वो अलग। आई बात समझ में? तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो इन चारों का मतलब समझ में आ गया। तो पहले अपन यहां तक की बात लिखेंगे, फिर आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो लिखो आप लोग, हेडिंग बनाइए, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन लिखो। इसके अंदर 1527 में, हाँ आराम से लिखो फटाफट, ये जान ले लेगा तुम्हारी आंदोलन। रुक जाओ भी, तुम तसल्ली रखो। बोले सर कितना ही कुछ कर लो, 8 बजे ज्यादा 1 मिनट ही नहीं रुके हैं। लिखो, अच्छा हाँ ये भी सही है, यहीं रुक जाओ, सुबह यहीं उठ के क्लास ले लेना। तो चलने दे फिर क्लास को अपन। सुबह 7 बजे ना मधुसूदन सर की। हाँ तो मैं 7 बजे तक पढ़ा लेता हूँ। खाने गए, देखो आज मैं भी तुम्हारे लिए व्रत करूंगा और तुम भी व्रत करो। लिखो 1527 में खानवा के युद्ध में, 1527 में खानवा के युद्ध में जगनेर ब्रैकेट में यूपी के, जगनेर ब्रैकेट में यूपी के अशोक परमार की
अशोक परमार की वीरता से प्रसन्न होकर सांगा ने इन्हें ऊपर माल की जागीर दी। ऊपर माल की जागीर दी। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, अशोक परमार ने ऊपर माल की जागीर का सदर मुकाम ऊपर माल की जागीर का सदर मुकाम ब्रैकेट में लिखना मुख्य केंद्र बिजोलिया को बनाया। बिजोलिया को बनाया। नोट लगा के लिखो, बिजोलिया के संस्थापक डैश लगा के लिखना अशोक परमार। बिजोलिया के संस्थापक डैश लगा के लिखना अशोक परमार। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, जिसमें 79 गांव शामिल थे। 79 गांव शामिल थे। नेक्स्ट लाइन में लिखो, बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा में स्थित है। बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, बिजोलिया में सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसान थे। धाकड़ जाति के किसान थे जो पंचायत व्यवस्था में विश्वास रखते थे। जो पंचायत व्यवस्था में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, बिजोलिया का प्राचीन नाम डैश लगा के लिखो विंध्यावली। फिर लिखो ऊपर माल का प्राचीन नाम उत्तमाद्री। सामने लिखा हुआ है उत्तमाद्री।
बुरा ना, ढूंढोगे तो सब मिलेगा। उत्तमाद्री, अब दिखाएगा। चलिए साहब, चलिए इसके बाद में लिखते हैं अपन। लिखो लिखो इसके अंदर आप लोग, बिजोलिया के ठिकानेदार, बिजोलिया के ठिकानेदार बिजोलिया के ठिकानेदार राव केशव दास, बिजोलिया के ठिकानेदार राव केशव दास, केशव दास के काल में, बिजोलिया के ठिकानेदार राव केशव दास के काल में बिजोलिया की जनता ने, बिजोलिया के ठिकानेदार राव केशव दास के काल में बिजोलिया की जनता ने, वापस बोलो फिर, एक ही लाइन को 8 बजे तक चलाएं। राव केशव दास के काल में बिजोलिया की जनता ने मराठाओं के विरुद्ध एक बंदूक देना, मराठाओं के विरुद्ध ठिकानेदार की सहायता की, ठिकानेदार की सहायता की। नेक्स्ट लाइन में लिखना, सहायता की यह परंपरा, सहायता की यह परंपरा राव गोविंद सिंह के काल तक, राव गोविंद सिंह के काल तक, राव गोविंद सिंह के काल तक बनी रही। नेक्स्ट लाइन में लिखो, 1894 में, 1894 में गोविंद सिंह की मृत्यु पर, गोविंद सिंह की मृत्यु पर कृष्ण सिंह नए ठिकानेदार बने, नए ठिकानेदार बने जिनके विरुद्ध किसानों द्वारा आंदोलन किया गया, जिनके विरुद्ध किसानों द्वारा आंदोलन किया गया। एक प्रमुख कारण, प्रमुख कारण, रेड पेन से हेडिंग लगाओ, प्रमुख कारण। चलो ब्लू पेन से लिखो नंबर 1, लिखो नंबर 1, ब्लू पेन से लिखना। अत्यधिक भू राजस्व ऑब्लिक लगान, अत्यधिक भू राजस्व ऑब्लिक लगान, अत्यधिक भू राजस्व ऑब्लिक लगान। नंबर 2, 84 प्रकार की लाग बाग, 84 प्रकार की लाग बाग। फिर लिखो लाटा कुंता पद्धति। नंबर 3, लाटा कुंता पद्धति
नंबर 4 बेगार प्रथा, बेगार प्रथा। नंबर 5 अकाल के समय करों में छूट नहीं देना, अकाल के समय करों में छूट नहीं देना। नोट लगाइएगा और इंपॉर्टेंट लगाना इस पूरे पार्ट को। अब लिखो नोट लगा के। अब थोड़ा सा लिखने पे फोकस करो, अपनी पंचायती को बंद करो, ठीक है ना। हाँ लिखो भू राजस्व वसूल करने की पद्धतियां, भू राजस्व वसूल करने की पद्धतियां। नंबर 1 बटाई पद्धति, बटाई पद्धति। इसमें भी लिखो नंबर 1 खेत बटाई, खेत बटाई। लिखो इसमें खड़ी फसल के आधार पर, खड़ी फसल के आधार पर बंटवारा करना, खेत बटाई में लिखो खड़ी फसल के आधार पर बंटवारा करना। फिर उसके बाद में लिखो लंक बटाई, फसल की कटाई के बाद, आराम से लिखो फटाफट, फसल की कटाई के बाद बंटवारा करना। नंबर 3 रास बटाई, रास बटाई। फसल की थ्रेसिंग के बाद, फसल की थ्रेसिंग के बाद, फसल की थ्रेसिंग के बाद बंटवारा करना, फसल की थ्रेसिंग के बाद बंटवारा करना। फिर लिखो नंबर 2 लाटा कुंता पद्धति, लाटा कुंता पद्धति। लिखो खड़ी फसल पर, खड़ी फसल पर अनुमानित आधार पर, खड़ी फसल पर अनुमानित आधार पर लगान का निर्धारण करना, खड़ी फसल पर अनुमानित आधार पर लगान का निर्धारण करना। जो नहीं समझ में है वो पूछ लेना भैया ना, क्योंकि टिपिकल वर्ड बहुत आएंगे इसमें। फिर लिखो मसाहत पद्धति, दुष्टो कोई तो शब्द को ढंग से रहने दो। लिखो मसाहत पद्धति, लिखो डैश लगाकर। भूमि की पैमाइश के आधार पर, भूमि की पैमाइश के आधार पर, अरे पैदाइश नहीं है रे, आज तो तुम अपना कंप्यूटर निर्देशक वाला रूप दिखाई दे है ना। लिखो भूमि की पैमाइश के आधार पर
मतलब वो कहते हैं ना कि बोले कंप्यूटर निर्देशक के कितने ही बैच पढ़ा लो, फिर कोई भी कंपटीशन होता है उसके अपन बहुत बैच पढ़ाते हैं, लेकिन एक बैच हमेशा वो मेमोरी में रहता है। तो ये क्या है कि मैं जब और 62 साल का भी हो जाऊंगा ना, तब भी मैं यूं कहूंगा कि एक बैच ऐसा आरामखोर था। नहीं, याद तो रहना ही चाहिए, तो ठीक है ना। नहीं तो खैर तुम जिस जगह बैठे हो ना, मैंने बैठ के छोड़ दिया है, ठीक है ना। जितने मेरे मास्टरों ने पढ़ाया ना वो सबको भूल गए, मेरे को आज तक नहीं भूले वो, क्योंकि पढ़ने जाते ही नहीं थे अपन के मॉल बनाने जाते, जैसे वो पीछे बैठे हैं ना। लिखो, भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण करना। भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण करना। लगान का निर्धारण करना। फिर लिखो लाग बाग। लाग बाग भू राजस्व के अतिरिक्त भू राजस्व के अतिरिक्त वसूल किए जाने वाले कर। भू राजस्व के अतिरिक्त वसूल किए जाने वाले कर। चलिए आप ध्यान से सुनना। अगर हम बात करें ये बिजोलिया किसान आंदोलन को लेकर के, पहली बात तो आप लोगों को अभी मैंने बताया कि आंदोलन कितने साल चलेगा, 44 साल। और ध्यान रखना ये विश्व में सबसे लंबी अवधि वाला नहीं, ध्यान रखना विश्व में सबसे लंबी अवधि वाला अहिंसक आंदोलन है ये, जिसके अंदर हिंसा नहीं हुई, ये ध्यान रख लेना आप लोग। तो बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे पहली बात तो ये आंदोलन आपके शुरू कब होता है, 1897, और ये चलता है आपके 1941। अब इसको हम लोग अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में। तो ये ध्यान रखना ये आंदोलन आपके 3 चरणों में चला। इसका जो प्रथम चरण था वो प्रथम चरण आपके शुरू होता है 1897 से, और 1897 से लेकर के 1915 तक ये चरण आपके चलता है। इसके बाद में आपके आता है कौन सा, द्वितीय चरण। और ये जो आपके द्वितीय चरण है, ये द्वितीय चरण आपके चालू होता है 1916 से। विजय सिंह पथिक यहाँ पर एंट्री लेते हैं और विजय सिंह पथिक की गिरफ्तारी तक चलता है, और विजय सिंह पथिक गिरफ्तार होते हैं 1923 में। और इसके बाद में आपके आ जाता है तृतीय चरण। परीक्षा में ये भी पूछ सकता है कि तृतीय चरण का टाइम बताएं, तो ये ध्यान रखना 1923 से लेकर के और जब तक आंदोलन खत्म नहीं हो जाता 1941 तक। तो ये ध्यान रखना कितने चरणों में आंदोलन चलेगा, 3 चरणों में। पहला चरण आपके 1897 से 1915 तक चला, और इसके अंदर आपके लोकलाइट्स जो थे, मतलब कि यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने यहाँ पर आपके नेतृत्व किया। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, भाई यहाँ पर स्थानीय लोगों ने नेतृत्व किया। भाई शुरुआत में आंदोलन करना है तो आपके लोकल लोग ही करते हैं, धीरे धीरे अगर आपके आंदोलन से और किसी का हित पूरा होता है तो वो आपके आंदोलन से क्या कर जाता है, जुड़ जाता है। तो शुरू में स्थानीय नेतृत्व हुआ, और उसी स्थानीय नेतृत्व के अंदर सबसे पहले ध्यान रखना आप लोग, नंबर 1 आपके आते हैं साधु सीताराम दास। बोलो क्या नाम। आपसे इतना हल्का क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि साधु सीताराम दास का संबंध कौन से आंदोलन से। साधु सीताराम दास के साथ में जुड़ जाते हैं फतेहकरण चारण। बोलो क्या नाम है। तो ये भी आपके साधु सीताराम दास के साथ में जुड़ेंगे। एक आदमी और जुड़ता है जिसका नाम है ब्रह्मदेव। बोलो क्या नाम है। तो पहले चरण के अंदर कितने नेतृत्व करता हुए, 3। पहला तो कौन हो जाएगा, दूसरा कौन हो जाएगा, और कौन हो जाएगा। समझ में आ गई बात। यहां पर फिर भी नहीं याद हो तो कम से कम यूं ध्यान रखना कि एफबी का साधु। बोलो क्या नहीं होता याद, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, एग्जाम तक जाते जाते स्किप हो ही जाता है। तो थोड़ा कुछ ना कुछ अपना और दिमाग लगाकर क्रिएटिव होकर के याद कर लो कि एफबी का साधु मतलब फतेहकरण, ब्रह्मदेव और साधु सीताराम दास। हाँ, फिर इधर देखो आप लोग,
इधर ध्यान दो। द्वितीय चरण, अब ये ध्यान रख लेना, जब लोकलाइट से ये आंदोलन सफल नहीं हो पाया तो उसके बाद में आवश्यकता पड़ी किसी बड़े लीडर को जोड़ने की, और उसी बीच इस आंदोलन के साथ में जुड़ गए आपके कौन, विजय सिंह पथिक। तो ये ध्यान रख लेना, इसी बीच आपके आंदोलन से जुड़ जाते हैं विजय सिंह पथिक, जिनका रियल नेम है भूप सिंह। जिनका रियल नेम क्या है? तो इनको भूप सिंह के नाम से जाना जाता था। विजय सिंह पथिक से प्रेरणा लेकर के आपके जुड़ जाएंगे कौन, ध्यान रखना आप लोग, माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। और ऐसे ही ध्यान रखना एक आपके जुड़ जाते हैं रामनारायण चौधरी। तो इस दूसरे चरण के अंदर भी नेतृत्वकर्ता कितने हो गए? 3। सबसे पहला विजय सिंह पथिक, दूसरा माणिक्यलाल वर्मा और तीसरा रामनारायण चौधरी। इधर विजय सिंह पथिक जैसे ही गिरफ्तार हो जाते हैं तो ये ध्यान रखना रामनारायण चौधरी आपके बेगू किसान आंदोलन में चले गए, विजय सिंह पथिक को अरेस्ट कर लिया गया। अब बचे कौन? तो तीसरे चरण के प्रारंभ में तो नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, लेकिन माणिक्यलाल वर्मा से जब अकेले से पार नहीं पड़ी तो माणिक्यलाल वर्मा ने तुरंत गांधी के 5वें पुत्र को इनवाइट किया, और गांधी का 5वां पुत्र था जमनालाल। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी के 4 ही पुत्र थे, लेकिन ये धर्म का पुत्र था। गांधी जी को इसने अपनी चेकबुक दे रखी थी, ब्लैंक चेकबुक मतलब पैसे की सारी व्यवस्था जो करता था वो आपके कौन करता था? जमनालाल बजाज जी किया करता था। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना भाई, जो पैसा देता है वो भी पुत्र के समान ही माना जाता है, आजकल तो माना ही वही जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग ध्यान रख लेना कि जमनालाल बजाज जो थे, गांधी जी को जितने भी पैसे की सहायता होती थी वो यही करते थे। गांधी जी को कहते थे कोई भी आंदोलन अटकना नहीं चाहिए, अगर पैसे की दिक्कत है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। और इन्हीं के वंशज हैं जिन्होंने आपके, आज अपन देखते हैं ना बजाज ऑटोमोबाइल्स, वो सब आपके इन्हीं के वंशज है, जमनालाल बजाज के, सीकर के निवासी थे ये मुख्यतः। और ये ध्यान रखना इनके साथ में एक हरिभाऊ उपाध्याय भी जुड़े, इन्हीं के साथ में आपके आंदोलन में कौन जुड़ जाएंगे? हरिभाऊ उपाध्याय भी इस आंदोलन के अंदर जुड़ जाते हैं। तो इन्होंने तीसरे चरण के अंदर नेतृत्व किया। तो मतलब ये आंदोलन आपके 3 चरणों तक चला। पहले लोकल लोग, लोकल के अंदर साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव। फिर बड़ा लीडर जुड़ा विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक से प्रभावित होकर माणिक्यलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी भी एंटर कर जाते हैं। ये अरेस्ट हो जाते हैं, ये बेगू किसान आंदोलन में चले जाते हैं। बचे कौन? माणिक्यलाल वर्मा। इन्होंने तुरंत जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय को इस आंदोलन से जोड़ दिया। तो देखिए आप लोग, इस आंदोलन के प्रथम चरण के अंदर कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। पहली बात तो ये जो चरण है ये तो बांटे गए हैं इतिहासकारों द्वारा, ठीक है ना। और ये चरण आपके स्टार्ट होता है 1897 से लेकर के 1915 तक। ध्यान रखना अपन पढ़ने के हिसाब से इसको भी 3 भागों में बांट लें, जिससे अपने को याद आसानी से रहे। और देखो 3 भागों के अंदर सबसे पहले तो ध्यान रखना, जब ठिकानेदार आपके कौन हुआ करते थे? राव कृष्ण सिंह। जब राव कृष्ण सिंह ठिकानेदार हुआ करते थे तब यहां पर क्या माहौल रहा, और ये ठिकानेदार आपके 1894 में बने, 1906 में इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद में अगले जो ठिकानेदार बने वो राव पृथ्वी सिंह बने, और पृथ्वी सिंह के टाइम पर ऐसा क्या हुआ तो वो अपन यहां पर देखते हैं। तो पृथ्वी सिंह आपके ठिकानेदार बने 1906 में, और 1914 में इनकी मृत्यु हो गई। फिर आपके ठिकानेदार बने राव केसरी सिंह। राव केसरी सिंह के टाइम पर पहला चरण समाप्त हो गया था, और ये राव केसरी सिंह अंतिम ठिकानेदार भी थे। तो ये ध्यान रखना 1914 से लेकर के 41 तक यही थे। वो एक अलग बात है कि बीच में पहला चरण समाप्त हो गया था, ठीक है ना। अब सुनना यहाँ पर एक राव कृष्ण सिंह के टाइम पर क्या हुआ। पहली बात तो कारण मैंने आपको सारे बताई दिए। कारणों के बाद में बात करें तो वो 1897 के अंदर, और यहाँ पर बिजोलिया में भी एक गाँव था जिसका नाम था गिरधारीपुरा। बिजोलिया में भी एक गांव जिसका नाम क्या था आपके? अब गिरधारीपुरा गांव के अंदर एक किसान था जिसका नाम था गंगाराम। इस गंगाराम किसान के यहां पर मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु पर अपने मृत्यु भोज का आयोजन करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? मोसर। भैया मृत्यु पर जो किया जाता है वो आपके क्या कहलाता है? मतलब मृत्यु के बाद में अपन जो 12वें दिन करते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोसर कहते हैं, 12वां भी कहते हैं, नुक्ता भी कहते हैं। ध्यान रखना ओसर भी कहा जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए जीते जी किया जाता है तो वो जोसर कहलाता है, मरने के बाद किया जाता है तब तो मोसर, और जीते जी कर दिया जाता है तो जोसर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी औलादों पर विश्वास नहीं होता है, या जिनके संतान नहीं होती है। दोनों ही पहलू होते हैं भैया। जिनके संतान नहीं है वो सोचती है भाई हमारा मृत्यु भोज तो कौन ही करेगा, ठीक है ना। तो वो लोग अपना मरने से पहले ही क्या कर देते हैं? मृत्यु भोज करते हैं, जिसको जोसर कहा जाता है। कुछ को मैंने बताया कि भाई
संतान पर भरोसा नहीं है, बाद में फिर भाई अपन इधर उधर भटकें, उससे तो बढ़िया ही है कि मृत्यु भोज अपन ही कर चलें। आप भी सोचो कितना गजब का फील होता होगा जब मृत्यु भोज में हम लोग जीमने जाते हैं, सामने वाला यूं हाथ जोड़ कर खड़ा रहता है और हम लोग यूं कहें कि देखो भाई जाना तो सबको एक दिन होता है। हाँ हाँ जी, चलिए साहब, चलिए बातचीत नहीं, इधर ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो ये ध्यान रखना, गंगाराम किसान के यहाँ मोसर का आयोजन किया गया। अब साहब मतलब 1897 की बात है, गिरधारीपुरा गांव के अंदर और सारे के सारे किसान इकट्ठे हुए, मोसर का आयोजन था। पहले क्या होता था, इस मोसर को प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते थे। अपने गांव के अंदर यूं हल्ला मचता था कि फला के यहाँ पर इतने बोरी चीनी गाड़ी गई है, बोले साहब जितने ज्यादा बोरी चीनी का प्रयोग किया गया वो उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करता था, ठीक है ना। आजकल तो खैर मोसर की वैल्यू कम हो गई है, ठीक है ना, लगभग बंद भी कर दिया गया है, वो केवल नाम मात्र के लिए कागजोम बंद है, बाकी होने वाली जगह पे चल भी रहे हैं भैया। तो ये ध्यान रखना आप लोग, कुल मिलाकर के अपन बात करें तो मोसर को पहले प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते थे और गांव के गांव जीमने आते थे, ठीक है ना। पहले गांव के गांव आसपास के जितने भी गांव होते थे उनको निमंत्रण दिया जाता, तो सारे के सारे किसान यहाँ पर आए हुए थे और ऐसे ही अपना अलग अलग गुट बनाकर बैठे, 15 किसान उधर बीड़ी हुक्का जला करके बैठे, कुछ अलग अपना बैठे, ठीक है ना, ऐसे बैठे हुए थे। भाई किसान बैठे तो अपनी पंचायती करेंगे, जैसे मान लीजिए तुम लोग कहीं बैठोगे तुम अपनी पंचायती करोगे कि बोले साहब 5 घंटे ज्योग्राफी, 5 घंटे हिस्ट्री पढ़ाना है ना, तुम अपनी पंचायती, मतलब हम बैठेंगे तो हमारी बातें करेंगे भाई, ठीक है ना। बोले क्या ही करें, सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ाओ, फिर क्या करे आदमी, आराम से जिंदगी खराब, वो फलाना टिकड़ा। जब किसान बैठता है तो वो अपनी बातें करता है, लुगाइयां बैठती है तो अपनी बातें करती हैं। सुबह वो भगवान शिव के मंदिर में जाओ, कभी देखना वो लुगाइयां जैसे वो क्या करती है, भगवान शिव के जल चढ़ाती हैं और जल चढ़ाते समय चढ़ाते चढ़ाते बोले वो सुनीता की लुगाई देगी, बहुत है कल तो साहब बोले लड़ रहे दोनों के दोनों, और आध पौन घंटे बुराइयां कर लेगी बहू की, और उसके बाद में अरे खैर अपने को क्या ही मतलब पौन घंटे चर्चा कर भी ली उस पर, और फिर उठते समय बढ़ने दो, अपने को क्या मतलब। तो वैसे ही किसान बैठे हुए थे, किसान भी ऐसे ही बैठ के अपनी चर्चा कर रहे, बोले क्या ही करें, बोले जिंदगी बर्बाद है, 75% तो साहब अपने को और देना ही पड़ जाता है ठिकानेदार को, अपने पास क्या बचता है, इससे बढ़िया तो आत्महत्या कर ले, वही बढ़िया है। उधर से साधु सीताराम दास निकले। साधु सीताराम दास ने कहा बोले ऐसे ही जिंदगी भर रोते रहना, तुम तुम्हारे लेना देना कुछ है नहीं, ऐसे 15-15 20-20 जने बैठ जाओ और पंचायती करते रहो, ठीक है ना, तुमसे कुछ नहीं होने वाला जिंदगी में। तो किसानों ने कहा तो आप कर लो, तो फिर हमसे नहीं होने वाला। तो साधु सीताराम दास ने कहा तो आओ साथ में मिलकर के करते हैं, बोले एक सभा का आयोजन करते हैं। तो इन्होंने मोसर के अंदर यहीं पर और एक सभा का आयोजन किया, और इस सभा का नेतृत्व कर लिया किसने, साधु सीताराम दास। बोलो किसने, साधु सीताराम दास। तुम्हारे काम आती है ना SSD, हाँ। तो साधु सीताराम दास ने नेतृत्व किया। साधु सीताराम दास ने कहा कि तुम ये बताओ किसानों रे, बोले तुम मिले क्या ठिकानेदार कृष्ण सिंह से। बोले क्या मिले, बोले साहब जा करके, बोले मिलने जाते हैं एक नई चौथ और साथ लेकर आते हैं। बोले ऐसा क्या, बोले साहब एक नया कर और चिपका देता है वो, हम तो जब शिकायत लेके जाते हैं तभी बोले ऐसे गिनते हुए आ रहे हैं हम तो 79 80 81, बोले हमारा तो ये नंबर चला रहा है 84 तक तो आ गए, ठीक है ना। तो बोले हम नहीं जाएंगे ठिकानेदार के पास। तो बोले एक काम करो, जब स्थानीय प्रशासन और तानाशाह हो जाए तो केंद्रीय प्रशासन को इसकी जानकारी देनी चाहिए। जब मुख्यमंत्री तानाशाह हो जाता है तो फिर इंटरफेयर करता है आपके राष्ट्रपति, आई बात समझ में, तो स्थानीय प्रशासन को उसकी जानकारी देनी चाहिए। तो बोले साहब ऐसा करो 2-3 जने तुम में से चले जाओ और मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को जाकर के बताओ, ठीक है ना, कि तुम पर कितने अत्याचार किए जा रहे हैं। तो बोले कोई भी 2-3 जने खड़े हो जाओ जो जा सकते हैं। तो बोले साहब एक ही खड़ा नहीं हो, सब गर्दन नीचे करके बोले। साधु सीताराम दास ने कहा तो इसीलिए तो कह रहा हूँ, अब तुम तुम्हारी ऐसी तैसी कराओ, फिर कोई लेना देना नहीं है तुम्हारा, तुमको जाते ही जोर आ रहा है। बोले यार अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते तुम। तो बोले मैं जिसको खड़ा करता हूँ वो अपने आप ही चले जाना। बोले तो बोले एक तो बोले तू ठाकरी तू खड़ा हो जा रे, और एक नानजी तू खड़ा हो जा, मतलब 2 लोगों को खड़ा किया। एक तो ध्यान रखना भाई बातचीत नहीं, ठाकरी पटेल, बोलो क्या नाम, एक तो इसका नंबर आ गया, एक ध्यान रखना नानजी पटेल। बोले तुम दोनों खड़े हो जाओ और तुम दोनों जाकर के सीधे और महाराणा फतेह सिंह से मिलो। ये बोले महाराणा, बोले हम कैसे जाएं, हमारा क्या लेना देना। बोले साहब तो देखो फिर ऐसा करो कि फिर तुम जो टैक्स लग रहे हैं उनको पे करो, सीधी सी बात है। तो किसानों ने समझाया, बोले तुम जाओ हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, कल को कुछ बात होती है हम खड़े हैं तुम्हारे साथ,
देखते हैं ठिकानेदार क्या कर लेता है तुम्हारा। बोले पक्की बात है ना? बोले हाँ पक्की बात है। ये दोनों यहां से रवाना, और रवाना होकर के ये सीधे आपके कहां पहुंचे? उदयपुर। और उदयपुर में इनकी मुलाकात हुई फतेह सिंह जी से, और फतेह सिंह जी के सामने अपना पूरा रोना रो दिया इन्होंने कि हमारे साथ ऐसा ऐसा होता है। बोले साहब वहां पे ठीक है साहब, फतेह सिंह जी का एप्लीकेशन लिख दो, फिर बाद में बात करते हैं। बोले ठीक है, एप्लीकेशन लिखवा ली। फतेह सिंह जी ने एप्लीकेशन अपने राजस्व अधिकारी को दे दी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर जिसका नाम था हामिद हुसैन। हामिद हुसैन को का एक चक्कर लगाया, हो जाओ बिजोलिया चेक करके आओ क्या लफड़ा है। हामिद हुसैन गया, हामिद हुसैन ने जाकर के रिपोर्ट तैयार करी, और इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने किसानों का पक्ष रखा। बोले साहब किसान बिल्कुल सही है। बोले ठीक है देखते हैं, फतेह सिंह जी का करते हैं कुछ करते हैं। अब वो कुछ करते हैं कुछ करते हैं, वो कभी हुआ ही नहीं था भाई। इधर ध्यान रख लेना, जो कृष्ण सिंह जी थे उनको पता लगा, अच्छा हामिद हुसैन आया था, जांच करने आया, तो साहब कृष्ण सिंह जी जो ठिकानेदार थे उन्होंने कहा अच्छा तो हमारी शिकायत करी बताया तुम में किसी ने? तो बोले अब उसका फल भी तुम्हें मिलना चाहिए। किसानों ने देखा तो मरवा दिया। बोले 1 करोड़ आने वाला है। तो साहब किसानों ने कहा अजी साहब हमने तो कभी कुछ नहीं किया, एक तो नान जी रही है, ये ठाकरी, ये दोनों गए थे नान जी ठाकरे। बोले ये क्या करवा दिया? बोले तुम तो उस दिन बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हम खड़े हैं साथ में। अरे तो बोले यार, बोले 1 टैक्स लग जाएगा, इससे बढ़िया तुमको जो सजा मिले भुगत लो। तो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को तो कह दिया कि गेट आउट फ्रॉम माई बिजोलिया, आज के बाद दिख मत जाना, यहाँ पे टांगे तोड़ दी जाएगी, ध्यान रखना। ये बापड़े चुपचाप अपने हाथ जोड़ करके निकल गए। तो ये ध्यान रखना, इन दोनों को तो बिजोलिया से निष्कासित कर दिया। किसानों ने देखा चलो अपन तो बचे, लेकिन बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इनके ऊपर 1903 के अंदर एक कर ठोक दिया गया, चंवरी कर। बोलो कौन सा? चंवरी का मतलब होता है फेरे का मंडप। जब भी आपके घर में फेरे का मंडप बनेगा ना, आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा, वो भी 5 रुपए। 5 रुपए उस समय बहुत बड़ी बात थी 1903 के अंदर, ध्यान रखना। एक इतिहासकार ने तो 13 रुपए बताया है, आई बात समझ में। और अपनी NCERT मतलब जो RBSC की जो बुक है वो भी 13 रुपए बताती है, लेकिन अपने को पहली प्रायोरिटी किसको देनी है? 5 रुपए को ही देनी है। तो ये चीज आप ध्यान रख लेना अच्छे से कि बोले साहब 5 रुपए टैक्स लगता था जब भी आप अपने घर में लड़की की शादी करेंगे ना। भाई लड़की की शादी पे अपन तो मंडप बनाएंगे, बाकी भाई अपने लड़के करनी है तो सामने वाला बनाएगा मंडप, अपन कहाँ बनाएंगे? ठीक है ना। वो एक आजकल अलग बात है कि आजकल अपन सब तरीके से ऊत चुके हैं, ठीक है, लेना देना कुछ नहीं है भाई। अपन सामने वाला कहते हैं हम कर लेंगे पूरी व्यवस्था, आप आ जाना, बोले बारात लेकर के, ठीक है ना। सारे अपने क्या रीति रिवाज ऊट पटांग हो चुके हैं आजकल। तो साहब जब आप अपने पुत्री का विवाह करेंगे ना, तब आपको क्या बनाना पड़ेगा? फेरे का मंडप, और तब आप चंवरी कर देंगे। बोले साहब 5 रुपए देना है। किसानों ने कहा ये कौन सी बात हो गई? बोले साहब मतलब हम बेटी का ब्याह करें तो टैक्स दें, पहले ही इतना खर्चा और ऊपर टैक्स दें? तो बोले जैसी करनी वैसी भरनी। मैंने कहा था तुम्हें कि जाओ फतेह सिंह जी के पास। अजी तो बोले आपके पास आते तो आप भी तो नहीं सुनते। तो अब कौन सा सुन लिया उन्होंने? अब लो मैंने तो चंवरी कर लगा दिया, 1 राउंड और मारे हो जाओ, क्या फर्क पड़ना है? तो साहब किसानों ने भी कहा तो ठीक है, तो फिर हम हमारी बेटियों की शादी नहीं करेंगे। तो ठिकानेदार ने कहा मेरे क्या मतलब उससे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मत करो मेरी तरफ से, तो मेरे क्या मतलब है उससे, मेरे तो टैक्स आएगा जब भी शादी करोगे तब। ठीक है साहब, किसानों ने और अपनी पुत्रियों की शादियां नहीं की, लेकिन जो ठिकानेदार था उसका मन नहीं बदला। तो किसानों ने देखा यार कैसा आदमी, बोले यार हम एक तरफ तो इसको अपना अन्नदाता मानते हैं और दूसरी तरफ यही अपनी बैंड बजा रहा है पूरी। तो बोले साहब इनसे रहा नहीं गया, किसानों ने अपने साथ में 200 कुंवारी कन्याओं को लिया, और ये जो कृष्ण सिंह जी थे इनके महल के बाहर जाके खड़े हो गए, और वहाँ जाकर के बुलाया कृष्ण सिंह जी को। हाँ जी बोलो साहब। बोले ये बताओ कि बोले आपने चंवरी कर जो लगा रखा है, आप इतने भी क्या निर्लज हो जाओ कि आप ये कर ही नहीं हटा सकते? आप देखो आपकी वजह से लड़कियां कुंवारी है। बोले मेरी वजह से काहे को, करो ना ब्याह, मैंने मना किया है, टैक्स दौर कर दो, मैंने मना थोड़ी किया है। तो बोले नहीं, तो बोले टैक्स का ही तो पैसा नहीं है, अब आप बताओ इनका क्या करें? बोले मेरे को क्या मतलब है, ले जाओ उदयपुर के बाजार में बेच आओ। ठिकानेदार का इतना गजब का उत्तर सुनकर के किसानों को बड़ी चोट लगी कि जिसको हम हमारा देवता मानते हैं और वही आज हमारी पूरी हालत खराब करने पे लगा है। बोले गोविंद सिंह जी को याद करो। बोले कृष्ण सिंह जी आप, बोले आप कर लो, मैं काहे को करूं, आपको याद करने से कुछ मिल जाए तो अपने तो यही सिस्टम रहेगा। बोले आपके जचे तो ठीक, नहीं जचे तो ठीक। तो बोले ठीक है, तो हम भी आज के बाद हमारी जमीन को पड़त पर रखते हैं। पड़त मतलब उपजाऊ जमीन पर खेती नहीं करना। बोले ये उपजाऊ जमीन है, इस पर हम खेती भी नहीं करेंगे, पड़त पर रख दी जमीन है, अब करवा लेना आप में दम हो किसी से खेती। कृष्ण सिंह जी ने कहा ठीक है देख लेंगे, जाओ तुम यहाँ से। तो मंत्री वगैरह थे, उन्होंने कहा बोले महाराज खेती नहीं करेंगे, अपने पास टैक्स कहाँ से आएगा? अरे मैं जानता हूँ रे, बोले इनको 2-4 दिन फड़फड़ाहट करेंगे, अपने आप लाइन पे आ जाएंगे, देख लेना।
लेकिन समय बीतता गया, किसान भी अब की बात दृढ़ होकर के बैठ गए, करनी नहीं खेती। इन्होंने भी खेती नहीं करी साहब। आखा तीज आने वाली थी, ठिकानेदार को यह पता था कि भले ही चाहे कुछ भी हो जाए, आखा तीज पर खेतों में हल चलाना अनिवार्य होता है। इस दिन हल पक्का चलेगा। किसानों ने फिर दृढ़ संकल्प ले लिया, नहीं चले तो नहीं चले बोले अब की बात। और किसानों ने आखा तीज पर भी हल नहीं चलाया, उल्टा सीमावर्ती राज्यों में पलायन करना शुरू कर दिया। बोले यहां रहकर करेंगे भी क्या, पड़ोस के राज्य में जाएंगे, जितना यहां मिल रहा होता तो वहां भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो भाई वहां पे भाई 25% तो अपन यहां पे काम में ले पा रहे हैं, इतना तो वहां भी मिल जाएगा, तो वहीं चलते हैं, बोले एक काम करते हैं। तो धीरे धीरे कुछ किसान सीमावर्ती राज्यों में पलायन होने लगे। कृष्ण सिंह जी का दिमाग खराब, कृष्ण सिंह जी ने बुलाया जनता को, बुला करके कहा मतलब अब मैं ठिकानेदार 2-5 दिन तुमसे नाराज भी नहीं रह सकता है, मतलब कभी कभार मतलब नाराज हो जाऊं तो तुम वही नहीं, तुम अपने ही तो यार, ऐसे क्या ही बात करी। बोले क्या दिक्कत है, बोले दिक्कत चवरी कर है ना। तो बोले ठीक है, तो बोले एक काम करते हैं, चमरीकर को अपन हटा देते हैं ना, ऐसा तब तो चलेगा। 1905 के अंदर इन्होंने चमरीकर को हटा दिया, ठीक है। बोले अब तो ठीक, बोले काहे का ठीक, बोले वो 84 प्रकार के कर। बोले यार ये गलत बात है, देखो तुमने चमरीकर के लिए कहा, मैंने हटा दिया ना। बोले लॉलीपॉप कहीं और ले जाके देना महाराज, ठीक है ना। अपने जैसे सरकार होता है ना, कभी कभी क्या करती है सरकार, पेट्रोल के दाम 8 रुपये बढ़े, फिर हम विरोध करते हैं, पेट्रोल के दाम 3 रुपये कम, अरे यार ये जोरदार सरकार है यार, ये भाई साहब 5 दाम कम कर दिए, अरे लफड़ो उन्होंने बढ़ाए 8 थे, अब 3 कम कर दिए तो क्या एहसान कर दिया, अभी भी 5 रुपये बढ़ा हुआ है। तो वही काम यहाँ पर हुआ, 84 की जगह 85वां कर लगाया चमरी कर, फिर चमरी कर हटा करके तुम्हें लॉलीपॉप दी, और तुमने बोले अरे यार जोरदार, बोले यार। किसानों का नहीं, बोले 84 की जो मांग है ना, उसके लिए आंदोलन शुरू हुआ था, वो जब तक खत्म नहीं होंगे ना फालतू के कर, तब तक आंदोलन चलेगा। लेकिन बदकिस्मती से 1906 के अंदर कृष्ण सिंह जी खत्म हो गए, कर खत्म नहीं हुए। आई बात समझ में, तो ये ध्यान रखना, ये अपना चरण नंबर पहले का भी राउंड नंबर 1, पहले अपन यहां तक लिखेंगे, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे। हो गया क्या? अच्छा 3:57 हो भी गई। ब्रेक की कितनी याद आती है तुम्हें। चलिए साहब, तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद फिर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।